आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है बेटा, वो मान लो ये हमारे पास सोडियम है, तो अगर हम इसको वायु में खुला रख देंगे तो वायु में भी नमी होती है। ठीक है, नमी का मतलब होता है पानी होता है उसके अंदर, और ऑक्सीजन भी होती है। तो वो क्या होगा कि रिएक्शन करेगा इसके साथ, और वो यहाँ पे जलने भी लग सकता है। इसका मतलब अगर हमने उसे खुला रख दिया तो जलने लग जाएगा। और अगर हम उसको पानी में डुबो के रख देते हैं, मान लो ये हमारे अंदर, ये हमने पानी लिया और पानी में अगर हमने इसको सोडियम को डुबो के रखा, तो ये जो सोडियम है ये यहाँ सतह पर आएगा और जलने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये पहले भी आ चुका है। और दूसरी बात, क्योंकि ये थर्मो जो एनर्जी हीट होती है वो इसके अंदर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि सोडियम जो होता है खुले में वायु में रखोगे तो भी जलने लग जाएगा, तो हम वायु में नहीं रख सकते। अगर हम जल में रखना चाहेंगे तो वो जल में भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जलने लग जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो जल के साथ जब वो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो आग पकड़ लेती है। तो इसका मतलब इन दोनों में तो रख ही नहीं सकते। तो हमें सोडियम को ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा, ना तो उसके वायु संपर्क में आए ना उसके जल संपर्क में आए। तो हम तेल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि तेल के अंदर ना तो वायु जा पाएगी और ना ही जल जा पाएगा। इसलिए सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं, या कई जगह पर पैराफिन वैक्स में भी डुबो के रखते हैं। पैराफिन वैक्स मतलब आप तरीके से समझ लीजिए मोम है, उसमें डुबो के रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है, भाप के साथ आयरन की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो सबसे पहले हमने आयरन का सूत्र लिखा। आयरन का सूत्र होता है Fe और भाप का मतलब होता है H2O। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हम लिख रहे हैं रिएक्शन Fe प्लस में H2O। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आयरन का ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, तो ये Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम जल के साथ कैल्शियम या पोटेशियम की अभिक्रिया। तो जल के साथ, जल क्या है, कैल्शियम के लिए कैल्शियम प्लस में H2O, और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पोटेशियम के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दोनों ही केस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस आप कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं अगर आपको याद हो तो देखो, मान लो हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं 4, तो हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। 2 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, बैलेंस हो गई। इसी तरीके से अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो मान लो मैंने इसे 2 कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 2 और 2 4 हो गए, तो मैंने इसको डबल कर दिया। कितने पोटेशियम है, 2, तो ये मैंने इस पे कर दिया। ये क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ मैं। उसके बाद अब हम आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको धातु दी गई हैं ABCD, ये दे रखी है ना ABCD। और यहाँ पे किया क्या गया बेटा, अलग अलग विलियन रखे गए हैं। ठीक है ना, मान लीजिए 4 विलियन थे हमारे पास और वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर A के साथ, जब A धातु जो है, जब उसकी आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। आपको ध्यान होगा, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब A ज़्यादा रिएक्टिव होता। इसका मतलब जो बाहर जो धातु है अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है तभी वो इसको क्या कर पाती, डिस्प्लेस कर पाती, विस्थापन कर पाती। लेकिन अभी आपको कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो A धातु है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। तो जो हमारा यहाँ पर A है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है। उसके बाद जब उसने A धातु ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विस्थापन हुआ है। इसका मतलब A इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। उसके बाद हम इस यहाँ पर छोड़ दिया है जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट के लिए कोई अभिक्रिया नहीं दी गई है। तो इतना आपको पता चला है। उसके बाद हम B धातु पर आते हैं। बी धातु जो है वो आयरन के साथ अभिक्रिया कर रही है। इसका मतलब बी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से, क्योंकि उसने उसको विस्थापित कर दिया है। तो अगर उसने आयरन को कर दिया है विस्थापित, तो आयरन तो कब आता है, देखो मेरा जो था पढ़ना साइंस मैथ जिल,
जिल, हाई कोर्ट का मैसेज ये था ना हमारा, तो ये है आयरन हमारे पास और ये है हमारे पास कॉपर। ये जो आपको दिखाई दिया यहाँ पर, तो ए जो है ये कॉपर है, ये इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील था? ए ज़्यादा अभिक्रियाशील था कॉपर से, इतना हमें पता चल गया था। और बी ज़्यादा अभिक्रियाशील था किससे? आयरन से। तो अब हम कहा था कि पढ़ना साइंस मैथ जिल, जिल हाई कोर्ट का मैसेज ये था ना हमारा, तो यहाँ से हमें पता चला कि आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। इसका मतलब कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन ए और बी के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? क्योंकि बी जो है वो आयरन को कर सकता है, इसका मतलब बी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे? ए से। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं, हमें अभी तक ये पता चला है कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, और सी और डी का कंपैरिजन और करना है अभी। सी जो है वो सिर्फ किसको विस्थापित कर पाता है? सी जो है ना इसको कर पाया, ना इसको कर पाया, ना इसको कर पाया, सिर्फ किसको कर पाया? सिल्वर को। तो सिल्वर को कर सकता है, इसका मतलब सी जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जिंक से उसने अभिक्रिया की नहीं की, मतलब जिंक से साथ वो अभिक्रियाशील नहीं था, मतलब कम अभिक्रियाशील था उससे, कॉपर से भी कम था, आयरन से भी कम था। तो यहाँ पे सबसे बेकार तो सिल्वर ही है सक्रियशीलता में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो सी अभी तक का सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद आते हैं हम डी पर। अब डी की बात करते हैं। डी जो है, देखो डी जो है यहाँ पर, उसने इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं की, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं की, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं की, और इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं की। इसका मतलब ये तो सबसे ही नकारा है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब डी जो है सक्रियशीलता में डी सबसे पीछे है। उसके बाद कौन है? उससे ज़्यादा किसकी थी? सी की थी। और उससे ज़्यादा किसकी थी? ए की थी, क्योंकि बी की सबसे ज़्यादा थी। तो हमारा ऑर्डर आ गया बी ए सी डी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो इस सारणी का उपयोग कर ए बी सी डी के संबंध में उत्तर देने हैं हमने। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी निकली थी हमारे पास? बी, क्योंकि उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया था। उसके बाद धातु बी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? जब बी आयरन को कर सकती है विस्थापित, तो कॉपर को तो कर ही सकती है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में करना है। तो घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले किस था? बी, फिर एरो गलत लगा दिया था, तो ये बी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो सबसे कम है डी की और सबसे ज़्यादा है बी की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेटा जब भी किसी मेटल को किसी एसिड में डाला जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हम आयरन लिखते हैं पहले। आयरन के लिए सूत्र होता है Fe, और उसके लिए हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा? आयरन जो तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। बैलेंस है ये ऑलरेडी, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो अगर आपको ध्यान हो अभी सक्रियता श्रेणी, तो जिल आता है, जिल, पढ़ना साइंस मैथ, जिल है। तो जिल क्या है? जिंक, ठीक है ना। आई क्या है? आयरन। तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से, तो उसको हटा सकता है उसकी जगह से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है जिंक प्लस में आयरन सल्फेट, तो इसके साथ अभिक्रिया डालनी है, तो बताओ क्या होगा? तो जिंक जो है इसको इसकी जगह से निकाल सकता है, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस में
Fe। तो विस्थापन अभिक्रिया होगी और ये अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है, तो आपको इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपने पहले ही लिख लिए थे, आप आज आपको समझा दिए। थैंक यू क्लास।